नमस्कार। WIF मीडिया रजिस्टर के लिए मैं अमन कौशिक इस समय भिवानी में भारतीय जनता पार्टी के ग्रामीण मंडल के अध्यक्ष श्री लोकेश पंवार जी के निवास स्थान पर हूं। इससे पहले कि मैं इनसे आपकी मुलाकात करवाऊं, हमारी भिवानी के अंदर राजनीतिक क्षेत्र में पंवार जी बड़ी तेज़ी से उभरते हुए जा रहे हैं और समाज की सेवा करके, काम आदमी की सेवा करके, राष्ट्र की सेवा करके अपनी उपस्थिति भी हर जगह पर दर्ज करवा रहे हैं। लोकेश जी, जिस प्रकार से आपने पार्टी की सेवा करके और अपना एक मुकाम बनाया है और आज तो आपके पास पद भी है, तो ये जो राजनीतिक क्षेत्र में आकर, समाज की सेवा के क्षेत्र में आकर जो सेवा करने की भावना है, ये मन में किस प्रकार से पैदा हुई, इसके बारे में हमारे दर्शक आपके श्रीमुख से जानना चाहते हैं। अमन जी, मैं तो ये कहूँगा कि ये एक समय का फेर ही है कि मैं तो एक केवल सोशल वर्कर था। अपनी स्टूडेंट लाइफ से मैंने एक एज ए सोशल वर्कर शुरुआत की थी अपने गांव समाज के लोगों के काम के लिए, क्योंकि मेरे बड़े भाई हैं जयदेव पंवार जी, वो सोशल वर्कर का काम मेरे से पहले बखूबी लगातार कर रहे थे। तो मैं तो उनके अनुसार ही चल रहा था कॉलेज टाइम के दौरान से ही। कभी हम अपने गांव की पानी की समस्या के लिए उपायुक्त महोदय के पास जाते थे, कभी हमारे गांव में जो कच्ची सड़क थी स्कूल के सामने, वहाँ पे पानी इकट्ठा हो जाता था, गंदे नाले के लिए उपायुक्त महोदय के पास जाते थे। कभी हमारा गाँव निर्मल ग्राम बन गया था, लेकिन उसके अंदर वो सब सुविधाएँ नहीं थी जो होनी चाहिए थी। तो उन सब के लिए बारी बारी हम समस्याएं लेकर के, उस टाइम हमारे उपायुक्त होते थे TL सत्यप्रकाश जी, और मैं कहूँगा कि आज हम इस मुकाम पे यहाँ पर बैठे हैं कि जो हमारे बड़े पदाधिकारी होते हैं या बड़े अधिकारी होते हैं, उनके द्वारा एक हौसला अफजाई करना एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। आज यहाँ पर बैठे हैं, लगा लीजिए क्या पता है जी उन्हीं की देन हो, उनके शुभ वचनों की देन हो, तो उन्होंने एक बार हमारी खूब अच्छे से हौसला अफजाई की थी कि आप युवाओं के अंदर इतना भी उत्साह है, जोश है गाँव के कार्य करवाने के लिए, अच्छा है, हम आपके साथ हैं, जो भी आपके कार्य हम करवाएंगे, धीरे धीरे इनको लेकर के आते रहिए, आप एक एक दो दो आपके जाएंगे। तो लगभग 24 कार्यों की हमारी एक सूची थी और TL सत्यप्रकाश जी ने वो एक्सेप्ट भी की, और मेरे बड़े भाई जयदेव जी और उस समय के हमारे सरपंच भाई मामन जी और उस समय आनंद चेयरमैन जी जो पूर्व जिला परिषद के चेयरमैन हुए थे केड़ंगा गांव के, वो भी साथ थे। तो हमारे उपायुक्त जी ने ये नहीं देखा कि गांव की भीड़ साथ आई है या नहीं आई है, बस उन्होंने देखा कि हाँ जेन्युइन समस्या लेकर के आए हैं और जन समस्या के लिए आए हैं। तो उन्होंने हमारी समस्याएं सुनी भी और हमारी हौसला अफजाई भी की। तो उसके बाद हम लगातार कभी किसी समस्या के लिए, कभी किसी समस्या के लिए हम प्रशासन के पास जाते रहे और धीरे धीरे हमारे कुछ समाधान होते भी रहे। तो उस समय सोशल वर्कर करते करते सोशल कार्य 2013 के दौरान एक बार हमारे बड़े भाई का एक लगा लीजिए नहरी विभाग में झगड़ा हो गया, नहरी विभाग के बेलदार और जेई के साथ। और वो झगड़ा भी क्या था कि पहले दिन ही हम एक्शन साहब को उस समस्या से वाकिफ करवा के आए थे कि सर हमारे गांव में पानी पूरा नहीं पहुंच रहा नहर का। जो हमारे बेलदार जी हैं वो लगा लीजिए कि हमारे साथ भेदभाव बरत रहे हैं या भी उनकी जो भी पॉलिसी है, हमारे गांव में पूरा पानी नहीं आ रहा। हमारे गांव के खेतों में पानी ज़्यादातर या तो पीछे ही रोक लिया जाता है या फिर हमारे मोगे को रोक करके आगे पानी पहुंचा दिया जाता है। तो उस समस्या से इत्तेफाक के दौरान अमन जी, वो 24 मई का दिन था और आज समझ लीजिए 25 मई है कि ये तो समझ लीजिए कि भगवान है करवाने वाला कि आप 25 मई को ही हमारे यहाँ आए। तो 25 मई के दिन ही उस झगड़े का जो है वो झगड़ा हुआ और लगा लीजिए राजनीति में सोशल वर्कर से एक राजनीति में पदार्पण हमारा हुआ। तो जबकि भाई ठीक थे अपनी जगह पर, तो गांव वाले आ गए वहाँ पर, उनको बेलदार को और जेई को भी समझाया मौके पर। तो उन्होंने उस टाइम कहा कि ठीक है, अभी आप हमारी शिकायत मत करना ऊपर प्रशासन में, और भी जो भी बात हुई यहीं ख़त्म कर देंगे। थोड़ी बहुत जो भी कहाँ सुनी होगी आपकी तरफ से या हमारी तरफ से, मामला यहीं ख़त्म कर देते हैं। लेकिन 3 दिन बाद 4 दिन बाद उन्होंने क्या किया, हमारे बड़े भाई की और जो भाई जिन्होंने मौके पर देखा था उस बेलदार को, और वो तैयार थे कि हाँ मैं गवाही दूंगा, किसने गलत कर रखा था, गांव वाले ठीक हैं इस काम में, मोगे के अंदर ईंट फंसा रखी थी। तो उस बेचारे उस गवाह का भी नाम दे दिया, बड़े भाई का भी दे दिया और 4-5 ग्रामीण अन्य लिखवा दिए और FIR कटवा दी। तो बड़े भाई को उस टाइम 5-6 दिन के लिए समझ लीजिए गांव के काम के लिए 1 हफ्ते के लिए जेल हो गई, जेल जाना पड़ गया। तो उस टाइम अमन जी लगा लीजिए
हम कहते हैं कि खून क्या सूर होना, क्योंकि मेरे बाप दादा ने बहुत ईमानदारी से कार्य किया है, हमेशा गांव में इज्जत कमाई है। तो हमने ये चीज़ें कभी देखी नहीं थी कि जेल, कोर्ट, कचहरी। तो पहली बार हमें उन चीज़ों को भी देखना पड़ गया था। और ये तो मैं कहूँगा कि चलो हमारा सौभाग्य ही समझिए कि उस चीज़ की ही आज देन है कि आज हम इस ओहदे पर मैं बैठा हूँ और बड़े भाई भी एक अच्छी पोस्ट पर आज लगे हुए हैं। कहते हैं ना कि जो कुछ होता है वो अच्छे के लिए होता है, अगर अच्छे काम के लिए हमने किया तो बड़े भाई की नीयत बढ़िया थी, गांव के लिए थी इनकी भावना कि गांव में पानी आए। तो केस हो गया वो और भाई को जाना पड़ गया अंदर। उस दिन मैं बहुत रोया था। 25 मई का ही दिन था वो झगड़े का। और आज मेरा इंटरव्यू भी ले रहे हैं। 1 साल हो गया। हाँ जी, पूरा 2013 की बात थी वो। तो लेकिन आज भी 25 मई है। 7-8 साल हो गए। हाँ जी, 7 साल हो गए। हाँ जी, इत्तेफाक से आज फिर 25 मई है। अच्छा। हाँ जी, तो केस हो गया, कोर्ट केस हो गया, भाई को जाना पड़ गया था जेल में। तो उस समय ऊपर सेंटर में भी और स्टेट में भी कांग्रेस की सरकार थी। हम किरण मैडम के पास भी गए, गांव वाले इकट्ठे होकर के कि जी ऐसे ऐसे हम इस समस्या से परेशान थे इन बेलदार से, अजय से। और ये देखिए, हमने दिखाया भी था कि अखबार के अंदर भी आई हुई है जी, 24 मई के अखबार में, कि हम गए थे जैक्सन साहब के पास, इनकी शिकायत करके आए थे लिखित में। और 25 मई को जिन्होंने फिर वही कर रखा था मौके के ऊपर। और ऐसे ऐसे गाँव वालों का इनका विवाद हो गया और जिन्होंने हमारी गलत दरख्वास्त दे दी है। तो लेकिन मैडम ने अच्छी तरह से सुनवाई नहीं की, वो समझ ही नहीं पाई एक्चुअल में तो समस्या क्या है। क्या आप सोचिए अमन जी, मैं तो कहूँगा कि भी इतने बड़े अगर हम लीडर हैं तो हमारी जिम्मेवारी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है जी। मैं उस समय ये समझता हूँ मैडम जी को हमारे को बिल्कुल शांत ढंग से हमारी समस्या को सुन करके उसका समाधान करवाना चाहिए था, लेकिन उन्होंने संतोषजनक जवाब नहीं दिया, बल्कि उल्टा गाँव वालों के ऊपर ही चढ़ाई कर दी कि आप गलत हैं, आपने उनके साथ झगड़ा किया, ऐसे किया। मामले को गंभीरता से नहीं लिया। ठीक है। तो मंत्री जी से मेरा लगा लिए उस दिन के बाद। वो जो मन था, जो उनके अंदर मेरी श्रद्धा थी, श्रद्धा तो चलो आज भी है, मैं उनकी श्रद्धा करता हूँ, माँ के समान मानता था उनको, कि जब से वो भिवानी में आई थी ना, मेरे को उनके अंदर एक वो छवि नज़र आती थी कि जैसे पर बंसीलाल जी के समय हमारे विकास हुआ था ना। तो मैंने एक बार मैडम जी को बोल भी दिया था गाँव में, जब वो एक कार्यक्रम के दौरान आई थी, जबकि मेरा किसी पार्टी से कोई लगाव नहीं था, कि मैडम जी जब से आप आई है ना भिवानी के अंदर, लग रहा है कि हमारे को भिवानी के विकास का सूर्य फिर से उदय होगा, निकलने वाला है। हाँ जी। तो लेकिन जब हम गांव की समस्या उनके पास लेकर के गए तो उन्होंने हमारे को संतोषजनक जवाब नहीं दिया जी। तो उसके बाद हम आ गए घर पे और जो कोर्ट कार्रवाई थी वो चलती रही। ठीक है। तो मेरे बड़े भाई और ये हमारे नरेश जांगड़ा जी भाई, ये दोनों 2010 के दौरान हमारे विधायक घनश्याम दास सर्राफ जी के उसमें चुनाव प्रचार में जाते थे, उनके साथ थे ये। हालांकि ये एक बड़े वर्कर के रूप में नहीं उभर पाए, क्योंकि ये अपना भाई आदमी को देखिए अपनी रोजी रोटी, हाँ जी, रोजी रोटी भी बहुत ज़रूरी है। और भाई या तो वर्कर बने तो बिल्कुल सब चीज़ों को छोड़ करके या ज़्यादा टाइम दे, या घर से बिल्कुल सक्षम हो अगर राजनीति को टाइम देना तो रोजी रोटी के कमाने के चक्कर में लगा लीजिए ये पार्टी से थोड़ा सा विमुख रह गए, आगे आने में हाईलाइट होने में रह गए। लेकिन इन्होंने काम किया था पार्टी के लिए। तो इनके दिशा निर्देश के अनुसार मैं घनश्याम जी के मार्गदर्शन में टच में चला गया। और जिस दिन वो झगड़ा हुआ, भाई अंदर गया, तो मेरे से एक पार्टी पदाधिकारी हमारे भाई वीरेंद्र जी से मेरा संपर्क हो गया और उन्होंने भी अपना पूरा साथ भी दिया, सहयोग भी दिया और मेरे को भारतीय जनता पार्टी की युवा मोर्चा में मेरी समझ लीजिए पहली बार उपस्थिति दर्ज करवाई। इस समय हमारे साथ में नौरंगाबाद के श्री जयदेव जी हैं और जयदेव जी ने नौरंगाबाद के अंदर हर क्षेत्र में सेवा करके अपना एक मुकाम बनाया है। नौरंगाबाद गांव का कोई भी सामाजिक कार्य बिना इनकी उपस्थिति के पूरा नहीं होता है और वहां पर ये तन मन और धन से उस सेवा कार्य में तुरंत लगकर उस सेवा कार्य को पूरा करते हैं। जयदेव जी, आपने नौरंगाबाद की काया पलट करने की जो कोशिशें अभी तक की हैं और आगे भविष्य में आप नौरंगाबाद को लेकर के क्या आपके सपने हैं, क्या आप नौरंगाबाद को बनाना चाहते हैं, मैं चाहता हूं हमारे दर्शकों को आप विस्तार से बताइए। धन्यवाद अमन जी, आप मेरे विचार जानने के लिए आए मेरे निवास स्थान पर। अमन जी, मेरा भाई, छोटा भाई मंडल अध्यक्ष की जिम्मेदारी के पद पर है और उसके पीछे जैसे एक परछाई होती है
वो मेरी परछाई है। जो भी वो कार्य करता है मैं उसके साथ होता हूँ, या जो भी कार्य मैं करता हूँ वो मेरी परछाई की तरह मेरे साथ रहता है। जैसे एक लक्ष्मण ने जैसे सारा कार्य, राम ने जो युद्ध लड़ा था वो लक्ष्मण के ऊपर लड़ा था, लक्ष्मण ने ही सारा काम कराया था, ऐसे ही मेरा भाई लोकेश हर कार्य में मेरा साथ दे रहा है जी। जैसे ही मैं फील्ड में आया, मैंने अपने गांव की स्थिति देखी कि मेरे गांव में आज भी कम से कम 500 घर ऐसे हैं जिनको अगर उसके अंदर हम घरों के अंदर जाते हैं तो आंखों के अंदर आंसू आए कि ऐसे घरों में जो टीन लगी हुई, पहले घरों के अंदर छप्पर हुआ करते थे, आज उस छप्परों की जगह पर वो टीन आ गई हैं। छप्परों में तो फिर भी ठंडक होती थी, लेकिन टीन जो होते हैं जो उसके अंदर गर्मी का जो समय होता है उसके नीचे जो रहना होता है वो किस तरह से रह रहे हैं भाई, हम जा कर के उनको देखते हैं तो आंखों के अंदर आंसू आते हैं। और गांव की जो स्थिति है, भले ही मेरे गांव में डिवाइडर बन गए हैं और अच्छी सड़कें बन गई हैं, लेकिन जो अंदर के अंदर घुस करके गांव के अंदर जा कर के देखते हैं तो ये पता चलता है कि गांव में कितनी गरीबी है आज भी, लोग कितने दुखी हैं। एक एक कमरे के अंदर लोग रह रहे हैं, उनके ऊपर छत ढंग से नहीं है, टैन लगी हुई है, और वो गर्मी आती है, जब गर्मी पड़ती है तो तपती हैं वो, उसी के नीचे उनको रहना पड़ता है। कम से कम मेरे गांव में 500 मकान आज भी ऐसे हैं। मैं उनके ऊपर काम करना चाहता हूं। और अभी अमन जी फिलहाल मैं एडीसी दफ्तर एनिमल डिपार्टमेंट के अंदर कर्मचारी हूँ, ठीक है, कार्यरत हूँ। मेरे को अपना ये अनुभव भी है कि मकान के अंदर जो प्रोसीजर होते हैं, जो कार्रवाई होती हैं वो क्या होती हैं, वो सभी नॉलेज मेरे को है। और बीपीएल राशन कार्ड जब गांव के अंदर घूमा भाई, मेरे को इस चीज़ में जब आ ही गया कि मेरे को इलेक्शन लड़ना है और अपना पद त्यागना है, ये पद त्याग करके इलेक्शन लड़ना है, तो देखा कि किसी को ऐसे व्यक्ति जिसके पास राशन कार्ड ही नहीं है और वो बिल्कुल गरीब व्यक्ति है, उसको राशन कार्ड जो राशन मिलना चाहिए था वो नहीं मिल रहा है, ये समस्याएं थी। और जो पानी की समस्या है, मकान की समस्या तो है ही है, रहने के लिए एक कमरे के अंदर मान लो उसके बेटा बहू वो भी कैसे रहें और वो खुद भी हैं, वो एक कमरे के अंदर कैसे मैनेज करें। 500 मकानों का लक्ष्य है वो पूरा करूँगा। एक दूसरा पानी का लक्ष्य है, पानी का पीने का आज मेरे गांव के अंदर पीने का पानी नहीं है, ठीक है, पीने के लिए जो पानी है दूर से लाना पड़ता है, बहुत दूर से, वो नहीं है। और जो पानी सप्लाई आ रही है वो पानी की सप्लाई पीने योग्य नहीं है, नहाने धोने के लिए यूज हो जाती है। उसके लिए मैंने भाई अपने जो घनश्याम सराफ जी हैं इनके आगे समस्या रखी है कि आप मेरे गांव में डिग्गी का निर्माण करवाएं, और डिग्गी का निर्माण करके घर घर जो है पानी की जो टूटियाँ लगी हैं, जैसे राजस्थान वगैरह हम एरिया में जाते हैं वहाँ देखते हैं एक टैंक बना करके उसमें पानी छोड़ दिया जाता है 50-100 घरों के ऊपर, और वो पानी वहाँ से कनेक्शन एक एक घर का करके घरों तक पहुँचाया जाता है। वो अपना किसी भी टाइम में अपना पानी को यूज कर देते हैं, तो वो पानी का टैंक जब खाली होने का होता है उस टाइम इस टैंक को भर दो, यानी 24 घंटे घर के अंदर पानी हो। और आवास योजना पर कार्य करें। हम अमन जी आपको भी ये कहते हैं कि आप एक बार ज़रूर भाई मेरे गांव का जो अंदरूनी जो शीशा है वो देखें, वो प्रशासन को दिखाएं कि वास्तविक मेरे गांव की छवि क्या है, मेरे गांव में लोग कितने दुखी हैं, वो घरों की स्थिति सब दिखा करके, ताकि मैं ये दिखा पाऊँ कि वास्तव में मेरे गांव में 500 घर बिल्कुल आज भी जिनको मकान की आवश्यकता है, कम से कम दो कमरे 3 कमरे चाहिए, एक कमरे में रह रहे हैं, पक्की छत नहीं है, बिल्कुल टूटी फूटी छतें हैं, मकान जर्जर है, गिरने की हालत में है। इनके ऊपर मैं काम करूंगा, पानी के ऊपर काम करूंगा, बीपीएल राशन कार्ड के ऊपर जो जिनको हकदार है हक उनको मिलना चाहिए। मैं एक उसमें गया था घर के अंदर, उसने मेरे को बोल दिया भाई मेरा पीला राशन कार्ड बनवा देना जब आप सरपंच बनो। मैं ठीक है भाई मैं तेरा राशन कार्ड जरूर बनवाऊंगा। लेकिन जब मैं वहाँ गया उसके घर, वहाँ देखा तो टैन पड़ी हुई घरों के 2-3 वो बना रखी उसने अपनी साइड सा। और मेरे को देख करके आमना सामना दोनों का, मैं भाई ये तेरी कोठी है क्या? मैं उसको ऐसे ही बोला भाई ये कोठी, बोला हाँ भाई, और ऐसा कह करके मैं रो पड़ा, जी मैं रो पड़ा। और मैंने ये कहा मैं कहा इसके ऊपर ज़रूर आपके राशन कार्ड की सुनवाई ज़रूर होगी। मैंने उसी वक्त अपने जो दफ्तर के जो अधिकारी थे उनको सूचित किया कि ऐसे ऐसे मकान में स्थिति है, और आप अगर इसमें सर्वे में नाम भी आया हुआ है, आप अगर चाहो तो आकर के इसकी सर्वे कर सकते हो। और उन्होंने मेरी सुनी, उन पदाधिकारियों ने मेरी सुनी और उन्होंने आकर के तुरंत उसके ऊपर कार्रवाई करी। तो उसके जब बीपीएल राशन कार्ड बन करके आएगा
अभी औरों का बन के आएगा सर्वे में, तो उसका भी साथ में बन के आएगा। तो इस प्रकार जितने भी जो मान लें लायक हैं, जिनको बीपीएल राशन कार्ड की जो सुविधाएं मिलनी चाहिए, उनके ऊपर काम करूँगा, मकानों के ऊपर काम करूँगा और पानी के ऊपर काम करूँगा। ये चीज़ें लेकर के मैं अपने इलेक्शन के दौरान इसमें और एक टैंकर की जो है, घर घर टैंकर बने हुए हैं, खुदे हुए हैं टैंकर, उसके अंदर मान लें जब बच्चा है गिर जाता है, आप मान के चलो कि माँ बाप का जो सारा भविष्य सब कुछ उन बच्चों के ऊपर निर्भर होता है, सब कुछ लदान उनके ऊपर होता है। इन बच्चों के लिए पता नहीं क्या करेंगे, बड़ा करके इनको क्या क्या बनाएंगे, और वो डूब जाता है टैंक के अंदर, तो सारा कुछ परिवार बर्बाद हो जाता है। मैं इन टैंकों के अंदर बालू रेत भरवाने का काम करूंगा और घर घर ठुट्टी पहुंचाने का काम करूंगा, ताकि तुरंत जितना पानी चाहिए आप ले सकते हो, और अगर आपको ऊपर चढ़ाना पानी मोटर से ऊपर चढ़ा सकते हो, आपको पूरा पानी मिलेगा। टंकियाँ जो बनवाऊंगा उनके द्वारा, इन सब के ऊपर मैं काम करूँगा अमन जी। और इसमें अमन जी विधायक जी का, प्रशासन का, गाँव के जो बड़े बुजुर्ग हैं और पढ़े लिखे लोग हैं, सज्जन लोग हैं, उनको मैं साथ लेकर के चल रहा हूँ उनका। और आगे भी अगर गांव राम मेरे को मौका देगा तो मैं इस चीज़ के ऊपर उनका साथ लेकर के तत्परता से काम करूँगा। और ये पक्का निर्णय है, मैंने अपने पिताजी से जब ये बात कही थी कि पापा मैं इलेक्शन लड़ना चाहता हूँ, उन्होंने कहा था भाई गांव का तू खा लेगा पैसा, तो तेरे बाबा ने, तेरे दादा ने जो इज्जत कमाई है उस पर बट्टा लग जाएगा। तब मैंने ये कहा था, पापा जी अगर ये बात है ना, तो मैं आपको ये पूरा आश्वासन देता हूँ, बल्कि वचन देता हूँ कि मैं 1 रुपया भी जो है गांव का नहीं खाऊंगा। जितना पैसा आएगा उतना ही पैसा मैं लगाऊंगा, गांव के अंदर लगाऊंगा, ईमानदारी पूर्वक काम करूंगा। और सिर्फ मैंने अपना, आपका जो है बड़े जो बुज़ुर्ग हैं, मेरे जो पीढ़ी है, उसका नाम चमकाना है, और मेरा कमाने का कोई ध्येय नहीं है, और जो मेरे गाँव की जो मूलभूत समस्या है उनका निवारण करना है। ठीक, तो ये है जयदेव जी, जैसा कि इन्होंने बताया, औरंगाबाद में आने वाले समय में जब भी चुनाव होंगे तो एक सरपंच के रूप में ये सेवा कार्य गांव के लिए करना चाहते हैं। लोकेश जी, आजकल आपको भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के ग्रामीण मंडल का अध्यक्ष बना रखा है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे, जो आपको पद दिया गया है? देखिए अमन जी, किसी भी चीज़ के पीछे उस इंसान की मेहनत का सबसे बड़ा रोल होता है, भूमिका होती है। मुझे ग्रामीण मंडल के अध्यक्ष पद की जिम्मेवारी दी गई, इसके पीछे भी कहीं ना कहीं मेरी मेहनत या मेरी जो सच्ची समर्पण की भावना थी पार्टी के प्रति, उसको पार्टी संगठन ने समझा, हमारे मौजूदा विधायक जी ने समझा, और भी मुझे इसके लायक समझा इस पद के जी। मेरी 2013 में सर्वप्रथम पार्टी में एंट्री हुई थी, उसमें मेरे को जिम्मेवारी मिली थी मीडिया प्रभारी की। अच्छा। और मैंने उस जिम्मेवारी को बखूबी ढंग से निभाया। उसके बाद मुझे सचिव की जिम्मेवारी दी गई, मेरी सक्रियता को देखते हुए। सचिव के बाद जब इलेक्शन हुए 2014 में, मेरे पार्टी ने कार्य को देखते हुए मैं बूथ एजेंट बना अपने गांव का, और न सिर्फ अपने बूथ एजेंट होने के नाते अपने गांव में, बल्कि अपने मंडल में घूम करके गांव घर घर जा करके अपने कार्यकर्ताओं को जागरूक किया। तो जो हमारा जो मंडल का जो रिजल्ट था वो अच्छा रहा, और पार्टी की सरकार भी बनी है, हमारा सौभाग्य रहा। तो मेरे कार्य को देखते हुए पार्टी सचिव, मंडल के सचिव के साथ साथ मेरे को फिर पदार्पण का, मेरा समझ लीजिए मेरी उन्नति करते हुए मेरे को मंडल अध्यक्ष पद की जिम्मेवारी दी गई, मेरी सक्रियता को देखते हुए। इसके लिए मैं अपने पार्टी संगठन और अपने विधायक जी और अपने जिला अध्यक्ष जी, इनका धन्यवाद करता हूँ। लोकेश जी, वर्तमान समय में कोविड-19 की वजह से पूरे देश के अंदर अभी लॉकडाउन लगा हुआ था, अब तो खैर सरकार उसको धीरे धीरे हटा रही है। तो ऐसे समय में हमारे जो हरियाणा की सरकार है, मनोहर लाल खट्टर जी की, वे जिस प्रकार से समस्याओं से लड़े हैं, क्या वो आपकी दृष्टि में उचित है? देखिए अमन जी, जैसे भी हमारी पार्टी के ऊपर से प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी जो भी दिशा निर्देश अपने पूरे राष्ट्र के लिए जारी करते हैं, तो उन्हीं दिशा निर्देशों का पालन करते हुए हमारे सीएम खट्टर साहब अपने हरियाणा में अपने पार्टी वर्करों को, पार्टी पदाधिकारियों को, साथ में सभी अधिकारी व कर्मचारियों को वही दिशा निर्देश देते हैं कि जैसे राष्ट्र की जो नीति रीति है उसके हिसाब से चला जाए, न कि उससे अलग चला जाए। और हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी की जो भी नीतियां हैं वो लगभग साकार रही हैं, सफल रही हैं।
तो उन्हीं नीतियों पर सीएम साहब का उद्देश्य रहता चलाने का, और लगभग सफल भी रही हैं। लोकेश जी, लोगों का ऐसा कहना है कि जब हमारे देश के अंदर मरीज कम थे तब तो लॉकडाउन लगा दिया गया, लेकिन अब जब मरीज ज़्यादा हो रहे हैं, केसेस ज़्यादा हो रहे हैं, तो लॉकडाउन खोल दिया गया है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे, क्या विचार रखना चाहेंगे? देखिए अमन जी, ये तो जो पार्टी संगठन या हमारे लगा लीजिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो निर्णय लेंगे वो हमारे लिए सरोकार है, क्योंकि वो जो कुछ सोचेंगे या जो निर्णय लेंगे हमें पता है वो गलत नहीं होगा जी। क्योंकि जो हमारा मुखिया है, जो हमारा राजा है, उसको हमारे से ज़्यादा हमारी चिंता है। इसलिए आज हम उनके हाथों में अपने देश की बागडोर सौंप करके आज निश्चिंत हैं। तो इस बात का तो हमें भरोसा है कि जो भी फैसला वो ले रहे हैं वो लगभग पूर्णतः से ठीक ही है। और रही बात यह कि जिस टाइम मरीजों की संख्या कम थी उस टाइम लॉकडाउन था, और भी आज जब मरीजों की संख्या बढ़ रही है और आज लॉकडाउन खोल दिया है, शायद देखिए मैं तो अपना पर्सनल व्यक्तिगत विचार पेश कर सकता हूँ, बाकी जो पार्टी की जो विचारधारा है वो तो भाई हमारे मोदी जी बता सकते हैं, सीएम साहब भी बता सकते हैं जी। मेरे ख्याल से जो आज मजदूरों का पलायन हो रहा है लगातार, या फिर जो गरीब लोग हैं बेरोजगारी के कारण परेशान हो रखे हैं, स्वास्थ्य की समस्याएं हैं, लोग बीमार हैं, जा नहीं पा रहे हैं बाहर, आदि समस्याएं सामने आ रही थी। शायद इन सबको देख करके थोड़ी इसमें लॉकडाउन में ढील दे दी गई हो हमारे मोदी जी के द्वारा और सीएम साहब के द्वारा, कि हर एक स्टेट को अपने अपने हिसाब से इस बीमारी के दौरान गाइडलाइन जारी करनी है जी। लोकेश जी, हमारे भिवानी में जो विधायक हैं वो तीसरी बार विधायक बने हैं, लेकिन देखने में ये आ रहा है कि जो पहली बार विधायक बनकर गए हैं वो तो मंत्री बन गए, लेकिन सीनियरिटी के हिसाब से हमारे जो भिवानी के विधायक हैं उनको किसी चेयरमैन का भी पद नहीं दिया गया है। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, आप क्या विचार रखते हैं, हमारे दर्शकों को कृपया बताइए। देखिए अमन जी, घनश्याम सराफ जी तीसरी बार विधायक बन कर के आए हैं और इतनी बड़ी लीड के साथ आए हैं कि उन्होंने जो पिछली लीड थी वो भी कम नहीं की जी। और उस समय विधायक थे जब पार्टी के केवल 4 विधायक होते थे, कृष्णपाल गुर्जर जी, कविता जैन जी, श्री अनिल जैन जी, श्री अनिल विज जी और हमारे विधायक घनश्याम दास सराफ जी। और मैं भी उसी टाइम से पार्टी से जुड़ा हुआ था जी। तो शुरू की बार में जब हमारे विधायक जी बने तो श्री राजनाथ जी घोषणा करके गए थे कि भी भिवानी वासियों को खुश कर दिया जाएगा। हमने मंत्री पद की डिमांड रखी थी उस समय जब उनका प्रोग्राम हुआ था, और उन्होंने मंत्री पद दिया भी। सत्ता आने के बाद किसी कारणवश समझ लीजिए कि हमारा मंत्री पद चला गया हमारे विधायक जी का, लेकिन हमें उम्मीद थी अब की बार कि शायद क्योंकि हम भारी लीड के साथ दोबारा से सत्ता में आए थे जी, तो ये उम्मीद थी कि शायद हमें अब की बार हमारा मंत्री पद मिल जाएगा वापस। तो मंत्री जी सीएम साहब ने हमारे विधायक जी को मंत्री पद तो नहीं दिया। चलो ये तो भाई हर एक सीएम का अपना एकाधिकार होता है जिसका वो उपयोग कर सकते हैं। तो लेकिन इस चीज़ में कोई दो राय नहीं है कि हमारे विधायक जी में किसी तरह की कोई सेवा भाव में या जो एक्टिव सक्रियता में कोई कमी है। अगर सक्रियता में कोई कमी होती तो अमन जी दोबारा उतनी की उतनी लीड 27,000 प्लस वो वापस नहीं मिलनी थी जी। लेकिन पार्टी की अपनी अपनी रीति नीति होती है, शायद उसमें कहीं ना कोई त्रुटि रह गई, इस वजह से हमारा मंत्रिमंडल का पद चला गया था और अब शायद सीएम साहब ने फिर से नज़रअंदाज कर दिया। लेकिन हमारे विधायक जी अभी भी पार्टी की पूरी रीति नीति के साथ सेवा कर रहे हैं, वो किसी भी प्रकार से विमुख नहीं हुए हैं। उन्होंने अपने वर्करों का भी हौसला बनाए रखा। लेकिन हम तो आज भी यही चाहते हैं कि हमारा जो भिवानी का जो मंत्री पद है वो वापस आए, क्योंकि जो घनश्याम दास सराफ जी हैं उन्होंने अपने इस 3 बार के कार्यकाल के दौरान जितना पैसा एक विधायक या सांसद अगर अपने कोटे से लगवाए तो भी उतने काम पूरे नहीं करवा सकता जितने इन्होंने अपने निजी कोष से खर्च करके करवा दिए। क्योंकि मैं तो वो वर्कर हूँ जो कि ज़मीनी स्तर से जुड़ा हुआ हूँ। पार्टी के पदाधिकारी के मेरी नीचे से जड़ से शुरुआत हुई थी, तब आज मंडल अध्यक्ष बना हूँ। तो मैंने जो कार्य देखे हैं धरातल पर होते हुए, उनके आधार पर मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारा जो भिवानी का जो मंत्री पद है वो वापस आना चाहिए घनश्याम सराफ जी के पास, तब जा कर के हमारी वर्करों की संतुष्टि होगी जी। लोकेश जी, वर्तमान समय में कोविड-19 की वजह से और हम देख रहे हैं कि हमारे देश के मजदूर भाई अपना सब कुछ छोड़कर अपने पैतृक गांव की तरफ जा रहे हैं।
अनेकों ऐसे परिवार हैं जिनकी रोजी रोटी छिन गई है, अनेकों लोग ऐसे हैं जिनके पास आज करने के लिए काम नहीं है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपने अपने स्तर पर या आपने अपनी पार्टी के स्तर पर या किसी संस्था के साथ मिलकर इस दौरान किस प्रकार से और क्या सेवा कार्य किए हैं? देखिए अमन जी, सर्वप्रथम जब कोविड-19 का भारत के अंदर शुरुआत हुई जी, तो उस समय हमारे मोदी जी ने जो जनता कर्फ्यू लागू करवाया था उसका पालन हुआ सभी जगह, और धीरे धीरे जब महामारी बढ़ती गई तो उसी के दौरान हमारे मोदी जी पीएम साहब और सीएम साहब निर्देश दे दे करके अपने वर्करों को, जनता को जागरूक करते रहे और समय समय पर अलग अलग रीति नीति ला करके जनता को जागरूक करने और बचाने के लिए गाइडलाइन जारी करते रहे। तो उसी दौरान हमारे को भी हमारे विधायक जी ने और पार्टी संगठन ने दिशा निर्देश दिए कि आप भी जनता की सेवा कीजिए। तो हमारी जिम्मेवारी विधायक जी ने लगाई, एक तो हमारे गांव की सौंपी गई औरंगाबाद की, और बैंक कॉलोनी के एरिया की, और सब्जी मंडी के पास के एरिया की, और कुछ एक हिस्सा इंडस्ट्रियल एरिया का, भिवानी इंडस्ट्रियल एरिया का। तो हमने जो हमारी सामाजिक संस्था है संपूर्ण जी ने चला रखी थी, जनता रसोई, संपूर्ण जी और जो भी उनके साथी थे, और विधायक जी ने हमारे को उसके लिए प्रोत्साहित किया। सर्वप्रथम तो हमने शुरुआत की जब कोविड-19 की शुरुआत हुई जनता को जागरूक करने की, तो उस समय जगह जगह पर मास्क बांटने के लिए, सैनिटाइज बांटने के लिए या जनता को जागरूक करने के लिए पार्टी द्वारा दिशा निर्देश दिए गए। तो हमारे विधायक जी ने हमें भी निर्देश दिए कि आप जनता को जागरूक करो और साथ में अपना बचाव भी रखो सावधानी से। तो हमारे विधायक श्री घनश्याम दास जी ने और उनके पुत्र श्री अमन सर्राफ जी ने हमारे को मास्क वितरित करवाने के लिए सहायता प्रदान की, और हमने अपने गांव में या आसपास के एरिया में मास्क वितरण किए। ठीक है। अपने बड़े भाई के साथ मिल करके, अपने युवा साथियों के साथ मिल करके। जी। दूसरा, मास्क वितरण के बाद जब सूखे राशन के वितरण का समय आया जी, तब फिर हमारे विधायक जी के वहाँ पर जो मौजूद सदस्य हैं, भाई रोहित जी, भाई पारस जी, भाई ललित जी या भाई अजय परमार जी, भाई सत्यनारायण जी, उन्होंने हमारे को बुलाया और हमारे को समझाया कि ऐसे ऐसे गरीब लोगों की सहायता की जा सकती है। ठीक है। और भी सरकार सहायता दे रही है और विधायक जी आपका साथ देने के लिए तैयार हैं। आप आगे आकर के खड़े होइए, घर पे मत बैठिए, पब्लिक की सेवा कीजिए। तो बड़े भाई जयदेव परमार जी, इनकी सरकारी ड्यूटी है जबकि, तो भी ये टाइम निकाल करके ये बोले कि मैं तैयार हूँ, साथ में भी लोकेश भी तैयार है, इसके पास तो मंडल की जिम्मेवारी है, हम दोनों भाई तैयार हैं इस चीज़ के लिए। तो मंत्री जी ने सूखा राशन उपलब्ध करवाया कि ये तुम्हारे गांव में जो भी गरीब लोग हैं उनको वितरित करवाया जाए। ठीक है। तो हमारे जो युवा साथी थे उन्होंने इसमें हमारा बहुत सहयोग किया, सूखा राशन वितरित करवाया। फिर बारी आई कि भी सभी लोगों को तो सूखा राशन उपलब्ध नहीं करवाया जा सकता, तो फिर समस्या रखी जयदेव भाई ने विधायक जी के सामने कि जी सूखा राशन तो सभी को उपलब्ध नहीं करवा पा रहे किट तो, लेकिन अब लोगों का रोज़गार भी छूट गया है, घरों पर बैठ गए हैं, रोजी रोटी का तो संकट भारी है, भी दिहाड़ी मजदूरी करने वाले लोग थे वो खाली बैठ गए हैं। हालांकि सरकार ने घोषणा कर दी थी कि भी एक एक महीने का 2-2 महीने का राशन फ्री मिलेगा, लेकिन अमन जी मुझे बताइए, एक घर में 8 आदमी खाने वाले हैं तो 35 किलो में कहाँ से काम चला लेंगे। सही बात है। चलो गेहूँ मिल भी गया तो, लेकिन आटा पिसवाने के लिए पैसा चाहिए, या फिर मिर्च मसालों के लिए भी, या गैस के लिए भी 70 तरह के खर्चे हैं, दूध के लिए भी, दूध वाला तो फ्री नहीं डालेगा, बिजली बिल तो फ्री नहीं है, तो बहुत सारे खर्चे हैं। तो जैसी मान लो मदद हो सकती थी हमारे से, तो विधायक जी ने उसमें हमारा सहयोग किया कि बोले चलो ठीक है, राशन किट नहीं तो तुम्हारे को मैं भोजन ही उपलब्ध करवा देता हूँ। तो भाई जी उसके लिए सहमत हो गए कि ठीक है जी, आप भोजन उपलब्ध करवा दीजिए, वो तो और भी बढ़िया है। तो मंत्री जी ने हमारे को कार्यभार संभाला कि भी एक तो सब्जी मंडी के पास का एरिया जितना आप कवर कर सकते हो, और फैक्ट्री एरिया में कुछ एक एरिया, और कुछ एक एरिया बैंक कॉलोनी का। बाकी बैंक कॉलोनी में तो हमारी रेखा बहन जी ने अपनी तरफ से खूब बढ़िया काम किया है, उन्होंने कढ़ाई चला रखी थी, खाना बना करके बांट रही थी। लेकिन कुछ एक लोग ऐसे थे जो वहाँ नहीं जा पा रहे थे और विधायक जी के पास बराबर पहुँच रहे थे, तो उनकी जिम्मेवारी भी विधायक जी ने हमारी लगा दी थी उनको। और जो भट्टे लगते थे हमारे गाँव के पास में, उन भट्टों पर, और गाँव के जो कुछ एक व्यक्ति या तो जिनके पास कार्ड ही नहीं थे
या फिर कार्ड भी हैं लेकिन भाई परिवार बड़ा है और रोजी रोटी का कोई ज़रिया रहा नहीं था। जो उनकी खुली डिमांड थी कि भी हमारे को जैसी भी सरकार की सहायता हमें मिलनी चाहिए जी। तो उन सब की जिम्मेवारी मंत्री जी ने हमारे को सौंपी। ठीक है। तो उसके लिए हमारे गांव के कुछ युवा साथी, भाई रवि, भाई विजेंद्र, भाई ज्योति, भाई बसंत जांगड़ा और जयवीर नागर जी, भाई नरेश जांगड़ा, इन सब ने खुल करके हमारा सहयोग किया और कुछ एक लोगों ने अपनी सहानुभूति दी। भाई वीरेंद्र जैसे इन बहुत सारे लोगों ने हमारा सहयोग किया। तो जब तक जनता रसोई से हमारे को मदद मिलती रही, हमने उनको भोजन उपलब्ध करवाया। जब हम भोजन लेने जाते थे तो एक नाम मैं भूल गया, बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट था, भाई कर्मवीर जी। देखिए गरीब आदमी के अंदर भी सेवा भाव होता है, ज़रूरत होती है उसको आगे लाने की। उनके पास भले ही अपना ऑटो था, उन्होंने अपना ऑटो दे दिया सेवा के लिए। और ज्योति भाई के पास और भाई बसंत के पास अपनी गाड़ी थी, उन्होंने अपनी गाड़ी ही दे दी कि ये लो भाई हम तुम्हारे साथ हैं, आप सेवा करो जनता की, गांव वालों की या बाहर शहर की, जहाँ भी आपको सेवा मिली सेवा कीजिए। जब उनका साधन लेकर के हम पहुँचते थे जनता रसोई में तो वहाँ हम संपूर्ण जी को और बहन शकुंतला जी को, ऋषि जी को, मुन्ना जी को या निरंजन जी को और जो हमारे पुलिस अधिकारी थे उनको, डीएफओ साहब को, इनको सेवा करते हुए देखते थे, या सेक्रेटरी साहब को भी। इनको जब सेवा करते हुए देखा हमारा और हौसला बढ़ा। विधायक जी कई बार वहीं बैठे मिलते थे सेवा भाव में, जनता की सेवा के लिए तैयार रहते, तो हमारा हौसला बढ़ता गया। तो जो डर था कोरोना के दौरान, एक डर घुसा हुआ था सभी के अंदर कि इसमें तो बाहर ही नहीं निकलना चाहिए, तो वो डर कहीं ना कहीं हमारा कम होता चला गया और हम सावधानी बरतते हुए जनता की सेवा में आगे बढ़ने लग गए। तो जब तक भोजन की सुविधा चलती रही, हमने भोजन उपलब्ध करवाया। उसके बाद फिर समस्या आ गई पानी की। पानी के लिए कुछ ग्रामीण इकट्ठे होकर के आए, हमारे यहाँ निवास स्थान पर आए थे भिवानी। पानी और कुछ एक बार राशन जो था गांव में, सूखा राशन था, वो थोड़ा बढ़िया किस्म का नहीं पहुंचा था, तो उसकी भी समस्या थी। तो ग्रामीण जब यहाँ आए तो भाई उनको लेकर के विधायक जी के पास गए, तो उन्होंने पानी की समस्या के समाधान के लिए तुरंत एससी साहब के पास फ़ोन किया मंत्री जी ने, और डीएफओ साहब को बोला कि भी आप कोटेदार की मदद कीजिए, जो रणवीर जी हैं हमारे गांव में, उनकी मदद कीजिए और उनको बढ़िया राशन उपलब्ध करवाइए, ताकि गांव वालों को बढ़िया राशन मिल सके। तो अब हर 3-4 दिन में एक बार टैंकर आ जाता है, जो कि हमारे दर्शन सिंह जी एसडीओ हर कपिल जी हैं, वो बराबर उसमें हमारी मदद दे रहे हैं। ठीक है। और राशन है वो अब बढ़िया बट ही रहा है।